नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपीपीएससी 2023 के सीसेट विषय जीएस पेपर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्वैयक्तिक योग्यता और कम्युनिकेशन संप्रेषण पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रश्न से। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। बाकी के ऑप्शन क्या हैं? आद्य प्रारूप, अतुल्यकालिक, समकालिक और अतुल्यकालिक दोनों। बाकी के ऑप्शन गलत है, समकालिक सही है। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपने विचारों व राय को दोनों की उपस्थिति में आदान प्रदान करता है तो इसे आमने सामने का संप्रेषण कहा जाता है। यह संचार विशेष रूप से चर्चा के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह श्रोता की तत्काल अर्थात समकालिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम। नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष है लोकोत्तेजक। बाकी ऑप्शन क्या है? श्रद्धामूलक, दयामूलक, अज्ञानमूलक, जो कि गलत है। सही क्या है? लोकोत्तेजक। जनता के आंदोलन के लिए जागृत करने के प्रयास का क्रियान्वयन गोल्डन रूल है। प्रासंगिक तथ्यों की उपेक्षा करके जन समुदाय की भावनाओं और उत्साह को उभार कर किसी विषय पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास लोकोत्तेजक युक्ति दोष कहा जाता है। जन आंदोलन और प्रोपेगेंडा करने वाले इस विधि का सहारा लेते हैं। फिर से देख लेते हैं इसके उत्तर को। जनता को आंदोलन के लिए जागृत करने के प्रयास का क्रियान्वयन गोल्डन रूल है। प्रासंगिक तथ्यों की उपेक्षा करके जन समुदाय की भावनाओं और उत्साह को उभार कर किसी विषय पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास लोकोत्तेजक युक्ति दोष कहलाता है। जन आंदोलन और प्रोपेगेंडा करने वाले इस विधि का सहारा लेते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? सान्निध्य, उपयोगिता, अकेलापन, ये 3 कारक हैं। बाकी क्या है? उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, गुप्तता, असंवादिता, छल, विषमता, असंवादिता, विपथन, जो कि गलत है। सही उत्तर ए है, सान्निध्य, उपयोगिता, अकेलापन। भावों के आदान प्रदान के द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन स्थापित करना ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। इसमें स्वयं का संप्रेषण प्रतिभागियों द्वारा प्रभावित सानिध्य यानी निकटता, उपयोगिता और अकेलापन के कारकों द्वारा होता है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। किस रूप में? क्रोनेमिक्स के रूप में। बाकी क्या है ऑप्शन? प्रॉक्सेमिक्स के रूप में, काइनेसिक्स के रूप में, पैरा लैंग्वेज के रूप में, जो कि गलत है। सही उत्तर है क्रोनेमिक्स के रूप में। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, सोच और सूचना का मौखिक, लिखित, संकेतों अथवा मुद्राओं के माध्यम से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही क्रोनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला हम देख लेते हैं। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूँ। उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय अध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए। चक्रक तर्क दोष है यहाँ पर। बाकी ऑप्शन क्या है? छल प्रश्न, दुर्घटना, मिथ्या कारण, जो कि गलत है। सी यानी चक्रक सही है। उपर्युक्त प्रश्न में तर्क दोष चक्रक है, जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है। इसे संप्रेषण में हत्वाभास, तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जाता है कि उस व्यक्ति को भ्रम है कि वही सबसे अच्छा अध्यापक है। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। बाकी ऑप्शन क्या है? प्राथमिकताओं को स्थापित करना, समस्या को पहचानना और परिभाषित करना, कार्य विधियों को निर्धारित करना, जो कि गलत है। सही क्या है? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास या अन्य वैकल्पिक संभावनाओं के मध्य एक चुनाव किया जाता है। निर्णय लेने का प्रथम चरण विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो चरम संशक्तिशीलता ये हानिकारक हो सकता है। और क्या हानिकारक नहीं होगा? लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव ये नहीं होंगे। अब उत्तर देख लेते हैं। निर्णय शक्ति के अभाव में किसी भी प्रशासक के अन्य गुण प्रभावहीन एवं महत्वहीन हो जाते हैं। निर्णय निर्माण के लिए सदस्यों द्वारा प्रभावी चरम संशक्तिशीलता का संदर्भ हानिकारक होता है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है बुद्धियोत्तेजक। तो बुद्धियोत्तेजक कहलाता है। बाकी क्या क्या ऑप्शन है? डेल्फी तकनीकी, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीकी, जो कि गलत है। सही है बुद्धियोत्तेजक। बुद्धिशीलता या बुद्धियोत्तेजक एक समूह सृजनशीलता का तकनीक है जिसके द्वारा सदस्यों के सहज योगदान द्वारा प्रस्तुत विचारों की सूची बनाकर किसी विशिष्ट समस्या के लिए निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। बाकी ऑप्शन क्या है जो कि गलत है? केंद्रीकृत नेटवर्क, प्रतिबंधित नेटवर्क, समस्योन्मुख नेटवर्क, ये तीनों गलत हैं। कौन कौन से गलत है? केंद्रीकृत, प्रतिबंधित और समस्योन्मुख। विकेंद्रीकृत नेटवर्क में ये उत्तर सही है। जटिल समस्याओं के संदर्भ में विकेंद्रीकृत संचार में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। विकेंद्रीकृत नेटवर्क के अंतर्गत सहयोगी किंतु चुनौतीपूर्ण वातावरण में विचारों की खोज करने व उन्हें साझा करने में समूह कार्य को बहुत तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? निर्देशात्मक शैली में। सही उत्तर क्या है? सी है निर्देशात्मक शैली। इसमें गलत ऑप्शंस कौन से हैं? विश्लेषणात्मक शैली, संप्रत्यात्मक शैली और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर निर्देशात्मक शैली है। निर्देशक नेतृत्व शैली 4 में से एक है। नेतृत्व व्यवहार सेटिंग द्वारा विशेषता, स्पष्ट उद्देश्यों और अपने अधीनस्थों के लिए नियम और यह सुनिश्चित करना कि अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और समझा जाता है। विश्लेषणात्मक शैली निर्णय शैलियों में एक शैली विचारक यानी वैचारिक, विश्लेषणात्मक और व्यवहार है। हर नेता को एक समस्या का विश्लेषण करने और समाधान करने के लिए अपने ज्ञान को प्राथमिकता देना होता है। विश्लेषणात्मक शैली निर्णय लेने की तीसरी शैली है। सर्वोत्तम परिणाम का निर्धारण करने के लिए प्रत्यक्ष परीक्षणों, तथ्यों तथा आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। संप्रत्यात्मक शैली एक नेता जो एक वैचारिक शैली का उपयोग करता है, लंबे समय तक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प के बुद्धिशीलता समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक नज़रिया और अधिक जोखिम लेने पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्लेषणात्मक निर्णय लेने की तीसरी शैली है तथा सर्वोत्तम परिणाम का निर्धारण करने के लिए प्रत्यक्ष परीक्षणों और आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? हमें गलत बताना है यहाँ पर। तो उपयोगिता का आकलन ये नियम नहीं है। और कौन कौन से नियम होंगे सही? इसमें क्या आंसर होंगे? प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता और अभियोजन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपयोगिता का आकलन किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। इसके लिए व्यक्तियों में किसी विशेष मूल्य के प्रति अभिरुचि प्रकट करते हुए क्रमबद्ध योजना का विकास पर बल दिया जाता है। निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना।
बाकी ऑप्शन क्या है जो कि गलत है? समस्या समाधान, वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना, अनुश्रवण। उत्तर देख लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का एक आवश्यक कार्य है निर्णय प्रक्रिया के एक या अधिक विकल्पों में से एक का चुनाव ही वास्तव में निर्णय लेना कहलाता है। यही निर्णय क्षमता का सार है। वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? गलत उत्तर बताना है आपको। कौन सा सहायक नहीं होता है वो बताना है। प्रकार्यात्मक स्थिरता सहायक नहीं है। कौन कौन से सहायक होते हैं समस्या समाधान में? परिकल्पना निरूपण, अंतर्दृष्टि, साधन साध्य विश्लेषण। उत्तर देख लेते हैं। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान में सहायक नहीं होता। प्रकार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, प्रिजुडिस है ये, जिसमें वस्तुओं को केवल विशेष तरीके से काम करने के रूप में देखने की प्रवृत्ति शामिल है। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? नामिक समूह तकनीकी में किसी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में संचारित नियम का प्रयोग विचारों के योगदान में किया जाता है। नामिक समूह तकनीकी को डेल वैक्वल तथा बेंडेवियन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सामूहिक निर्णयन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। सामूहिक निर्णयों में अंतर्निहित समस्याओं पर काबू पाने के लिए इसकी रचना की गई है। इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? उत्तर है सी, नामिक समूह तकनीकी में। बाकी कौन कौन सी तकनीकी हैं जो गलत हैं? बुद्धि उत्तेजक, डेल्फी तकनीकी, क्रमिक समूह तकनीकी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? किसी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में संचारित नियम का प्रयोग विचारों के योगदान में किया जाता है। नामिक समूह तकनीकी को डेल वैक्वल और बेंडेवियन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का एक उदाहरण है। सामूहिक निर्णय में अंतर्निहित समस्याओं पर काबू पाने के लिए इसकी रचना की गई है। अब 11वां प्रश्न फिर से देख लेते हैं यहाँ पे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? परानुभूति। परानुभूति विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें निर्णय निर्धारण करने वाला व्यक्ति दूसरे यानी पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखकर देखता है। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। इस प्रक्रिया का अनुसरण करके व्यक्ति सही निर्णय क्रम का निर्धारण करता है। अगला है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। बाकी ऑप्शन क्या क्या है? यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, यह समूह संबंधों को घटाती है, यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। ये गलत है। सही उत्तर है यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। उत्तर देख लेते हैं। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत कार्य केंद्रित न होकर कर्मचारी केंद्रित होने पर बल देते हैं। यदि कर्मचारियों के साथ मानवता का व्यवहार किया जाता है तो लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। कर्मचारियों को निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा उनका संचालन मंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह तभी संभव है जब कर्मचारी एवं प्रबंधक के मध्य उचित संप्रेषण हो। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? जीवन मूल्य एवं दृष्टि। और कौन कौन से अंग हैं? माध्यम, संचरण और सूचना। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है एक समान। स्पष्ट रूप से संप्रेषण के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य समान रूप से होता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार संप्रेषण से आशय लिखित और मौखिक और अशाब्दिक, लिखित या मौखिक या अशाब्दिक, जिसको हम इशारे से कहते हैं, तरीकों से विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए संप्रेषण का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे
को संदेश देना है। यह आवश्यक नहीं है कि संदेश लिखकर या मौखिक दिया जाए। यह इशारे से या कंधे हिलाकर या आंखों को मटकाकर या आंखों के इशारे से भी दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। इसमें माध्यम संचरण तथा सूचना संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब प्रेषक है, संकेत भाव है और प्रेषण है। ये आप टॉप टू बॉटम में देख सकते हैं। बीच में शोर हो रहा है, तो जो प्रेषक से एक शोर निकल रहा है, संकेत भाव से भी शोर निकल रहा है और प्रेषण से कोई एक संकेत जा रहा है, तो एक माध्यम है बीच में। माध्यम जो है प्रतिपुष्टि करता है। अब क्या है, प्रेषण हुआ, प्रेषक ने संकेत भाव दिया जिसका प्रेषण किया जा रहा है, जिसकी इनकोडिंग की जा रही है। इनकोडिंग के बाद वो माध्यम में शोर के साथ पहुंचता है। अब वो शोर है, वो शोर आपको प्राप्तकर्ता तक भी मिलेगा संदेश में, जो माध्यम के थ्रू मिला है उसे। तो प्राप्तकर्ता के पास संदेश पहुंचा, उसने क्या किया, उसका डिकोड किया, उसको संदेश वाचन किया और संदेश वाचन के बाद उसने प्रतिपुष्टि दी। तो प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता, इनके बीच में माध्यम है जहाँ पर आपको शोर मिलेगा और प्रतिपुष्टि जो मिलेगी वो प्राप्तकर्ता से प्रेषक को वापस मिल जाएगी। रिप्लाई मिलेगा, बेसिकली फीडबैक मिलेगा जो ये बताएगा कि मुझे संदेश मिल गया और मैं समझ गया हूँ संदेश। उपर्युक्त रेखा चित्र में संप्रेषण के 7 अंग प्रदर्शित है। टोटल 7 अंग हैं। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं, समूह सोच कहलाते हैं। बाकी क्या क्या है ऑप्शन है जो गलत है। सृजनात्मकता, अनौपचारिकता, मनोवैज्ञानिक सतर्कता। प्रोफेसर साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय तथ्य और मूल्य प्रस्थापनाओं का तार्किक संयोजन होता है। जिस निर्णय प्रक्रिया में मूल्य एवं परिस्थितियों को अधिक प्रासंगिक होती हैं उसे अतार्किक निर्णय कहते हैं। जिनमें तथ्यों को अधिक ध्यान दिया जाता है या तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ऐसे निर्णय को तार्किक निर्णय कहते हैं। प्रोफेसर साइमन के अनुसार कोई भी प्रासंगिक निर्णय इन दोनों से एकदम परे नहीं हो जाता या हो सकता है। हर निर्णय प्रक्रिया में मूल्य और तथ्य दोनों निहित होता है। इनमें एक अधिक तथा दूसरा कम हो सकता है। इस क्रम में उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं। जब मूल्यों तथा तथ्यों दोनों का दबाव एक साथ होता है तब निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाती है। प्रशासन के लिए ऐसे मिश्रित दबावों की प्रासंगिकता संगठन के उद्देश्यपूर्ण चरित्र में दिखनी चाहिए, जिसके चलते लोगों का समूह निर्मित होता है। इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें उत्तर भी सही है, समूह सोच। उच्च अनुरूपता समूह के लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं समूह सोच। प्रोफेसर साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय तथ्य और मूल्य प्रास्थापनाओं का तार्किक संयोजन होता है। जिस निर्णय प्रक्रिया में मूल्य एवं परिस्थितियों को अधिक प्रासंगिकता मिलती है उसे अतार्किक निर्णय कहते हैं। जिन तथ्यों को अधिक ध्यान दिया जाता है ऐसे निर्णय को तार्किक निर्णय कहते हैं। प्रोफेसर साइमन के अनुसार कोई भी प्रासंगिक निर्णय इन दोनों से एकदम परे नहीं हो सकता। हर निर्णय प्रक्रिया में मूल्य और तथ्य दोनों निहित होते हैं। इनमें एक अधिक या दूसरा कम हो सकता है। इस क्रम में उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं। जब मूल्यों और तथ्यों दोनों का दबाव एक साथ होता है तब निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाती है। प्रशासन के लिए ऐसे मिश्रित दबाव ही प्रासंगिकता संगठन के उद्देश्यपूर्ण चरित्र में देखने को मिलते हैं, जिसके चलते लोगों का समूह निर्मित होता है। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? दृढ़ता परख। बाकी कौन कौन से ऑप्शन है? निष्क्रिय आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक। तो ऑप्शन सी सही है, दृढ़ता परक। निर्णय लेने की दृढ़ता परक पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? अप्रत्यक्ष संप्रेषण। कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित है? अनौपचारिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण।
किसी भी व्यवसाय में संप्रेषण की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। व्यावसायिक संप्रेषण के विभिन्न स्वरूपों के 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है संप्रेषण विधि के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण श्रृंखला के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण, संप्रेषण दिशा के आधार पर लंबवत, क्षैतिज और विकर्णी संप्रेषण। अतः कक्षागत संप्रेषण में अप्रत्यक्ष संप्रेषण को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। बाकी ऑप्शन क्या है जो कि गलत है? कूटवाचक की दैहिक प्रक्रिया के रूप में संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना, संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। ऑप्शन बी सही है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में सुनने की सर्वाधिक अच्छी परिभाषा को सम्मिलित करता है। जो हम सुनते हैं इसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जब संचारक प्रापक को दी गई सूचनाओं या संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या जब संचारक को प्रापक से परिणाम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे प्रापक ने संदेश ग्रहण किया या नहीं, सूचना या संदेश देने का उद्देश्यपूर्ण हुआ या नहीं इत्यादि। यह प्रक्रिया पुनर्निर्देशन या प्रतिपुष्टि कहलाती है कि आपको संदेश मिला कि नहीं। तो यही अगर आपको नहीं मिला तो भी ये प्रतिपुष्टि है, या मिल गया तो भी ये प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक है। आपने भेजने वालों को बताया ना कि आपको संदेश मिला कि नहीं, हाँ या ना में अगर आप उत्तर देंगे तो प्रतिपुष्टि हो जाएगी, उसकी फीडबैक हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। यह प्रक्रिया पुनर्निर्देशन या प्रतिपुष्टि कहलाती है। प्रतिपुष्टि के आकलन से ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि संचार का प्रेषण सही है या गलत। प्रतिक्रिया या फीडबैक देने से आप क्या समझते हैं? एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। प्रतिक्रिया का तात्पर्य एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, इसे प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन क्या थे जो गलत है? एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना, संदेशों को अर्थ प्रदान करना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? पार्श्विक संप्रेषण। कौन कौन से प्रकार नहीं है? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, तटस्थ। जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे समतल संचार कहते हैं। क्षैतिज संचार को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे साइडवेज कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, इंटरस्केलर कम्युनिकेशन एंड डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। क्षैतिज संचार उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के मध्य, एक ही विभाग के अफसरों के मध्य, जो अफसर होते हैं उनके मध्य, कंपनी की विभिन्न इकाइयों के प्रबंधकों या महाप्रबंधकों के मध्य, क्षेत्रगत सेल्स प्रबंधकों के मध्य हो सकता है। क्षैतिज संचार मौखिक एवं लिखित हो सकता है, जैसे आमने सामने रिपोर्ट देना, वार्तालाप, टेलीफोन से समान स्तरीय बातचीत, यूनियन प्रकाशन समितियों की बैठकें, सेमिनार, व्याख्यान इत्यादि। पार्श्विक संप्रेषण इसका एक प्रकार है। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? तो प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, ये शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। कौन कौन सा इंगित नहीं करता है? प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों से किया। माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था। दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। उत्तर देख लेते हैं। शाब्दिक संचार वह संचार है जिसका आधार भाषा होता है। भाषा न केवल बौद्धिक स्तर को प्रखर बनाती है बल्कि मनुष्य के परस्पर सहयोग और संचार को भी परिमार्जित करती है। लर्नर के अनुसार शाब्दिक संचार मूलतः अलिपिकीय या अमूर्त रूप से संबंधित होता है। मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचार प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन इसमें स्वर संचार को प्राथमिकता प्राप्त है। हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ भी सोचें, अनुभव करें, परंतु जब तक उसे शाब्दिक रूप न दे दें तब तक हम उसका संपूर्ण विवरण दूसरे को प्रेषित नहीं कर सकते। शब्दों के अभाव में व्यापक संचार संभव नहीं है। शाब्दिक संचार का उपयोग मनुष्यों द्वारा अधिक किया जाता है। लिखित शब्द भी ध्वनि का प्रतिरूप है, क्योंकि अंततः पाठक द्वारा शब्दों को ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है।
शाब्दिक संचार दो प्रकार का होता है, मौखिक संचार, लिखित संचार। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया जो शाब्दिक संवाद को इंगित करता है। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? सदस्य संतुष्टि। किस उद्देश्य हेतु, यानी सदस्य संतुष्टि उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। और बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? सदस्य असंतुष्टि, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, सूचनाओं के सक्षम अंतरण। सही उत्तर सी है, सदस्य संतुष्टि। सदस्यों की संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रक्रिया में संचार बहुआयामी होता है, जिसके माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य संगठनात्मक निर्णयों के संदर्भ में औपचारिक और अनौपचारिक सूचना और संदेश प्रसारित एवं प्राप्त किए जाते हैं। संचार का उक्त प्रारूप संतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। अंतरक्रिया, स्वनिर्माण, पारस्परिक आदान प्रदान, सूचना सहभागिता तथा पारस्परिक समझ जैसी विश्लेषणात्मक अवधारणाएं संचार के अभिसरणात्मक प्रारूप का विवरण प्रस्तुत करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो उत्तर गलत बताना है। मनोरंजक उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसमें आप कम्युनिकेशन कहाँ कर रहे हैं किसी व्यक्ति से? आप किसी को अपनी बात कैसे समझा पा रहे हैं? क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है। तो वही है, यहाँ पर जो रूप है संप्रेषण कम्युनिकेशन के, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, संवाद यानी कम्युनिकेशन, और सामाजिक अंतर्क्रिया जिसमें हम समाज से बातचीत करते हैं, जैसे कि एक नेता करता है कि नेता जब बात कर रहा होता है तो समाज तक अपनी बातों को पहुंचाता है, समाज उनकी बातों को सुनता है, प्रतिपुष्टि उनकी तरफ देखता है, तो मुंडी हिलाता है, सुन रहा होता है, उसकी बात को समझ रहा होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रतिपुष्टि देने के। संप्रेषण के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान दो या अधिक व्यक्तियों के बीच समान रूप से होता है, अतः मनोरंजन उपन्यास पढ़ना संप्रेषण कम्युनिकेशन का रूप नहीं है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संप्रेषण से आशय लिखित या मौखिक या अशाब्दिक इशारे से तरीकों से विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है? प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, अशाब्दिक व्यवहार। संचार में केवल भाषा का ही उपयोग नहीं होता, बल्कि भाषा के अलावा संचारक अशाब्दिक व्यवहारों का भी उपयोग करता है, जैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, मुखाभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन आदि का भी प्रयोग संचार में किया जाता है। ऐसे संकेतों का अशाब्दिक संकेत नॉन वर्बल सिग्नल्स कहा जाता है। ऐसे संकेतों को अशाब्दिक संचार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों को बिना शब्दों के प्रयोग किए व्यक्त करते हैं। अन्य शब्दों में शब्द रहित संचार ही अशाब्दिक संचार है, जिसके अंतर्गत अपने अनुभवों एवं व्यवहार जन्य संकेतों के आधार पर संचारक अपनी बात प्रापक तक पहुंचाता है। अशाब्दिक संचार के तत्व या पहलू, लेमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डेंजरिंग, हार्पर एवं उनके सहयोगियों तथा मेहराबियन द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से अशाब्दिक संचार के तत्व या पहलुओं को चार रूपों में बांट सकते हैं: प्रॉक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या काइनेसिक्स, मुखाभिव्यक्ति, पराभाषा। प्रॉक्सेमिक्स की बात करें, अशाब्दिक संचार को इस तत्व या पहलू में संचार तथा प्रापक के बीच भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि संचार तथा प्रापक के बीच की दूरी एवं दोनों व्यक्तियों के बीच पूर्व में किए गए अंतःक्रियाओं से उत्पन्न मनोवृत्ति का पता चलता है। यदि इन दोनों के बीच भौतिक दूरी कम होती है तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि उनके बीच संबंध मधुर या घनिष्ठ है। दूसरा है काइनेसिक्स। अशाब्दिक संचार के इस तत्व या पहलू का संबंध संचार के समय संचारक द्वारा दिखलाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, पोस्चर, हाव भाव, जेस्चर तथा अन्य शारीरिक गतियों, बॉडी मूवमेंट से होता है। प्रायः देखा जाता है कि संचारक कोई सूचना देते समय विशेष भाव भंगिमा बनाता है या विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्रा अपनाता है। ऐसी भाव भंगिमा तथा शारीरिक मुद्रा
अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं तथा उसका अर्थ व्यक्ति आसानी से निकाल लेता है। तीसरा है मुखाभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन। आनन अभिव्यक्ति से आनन फानन में आनन अभिव्यक्ति से संबंधन, एफिलिएशन का स्तर तथा व्यवहारिक संबंध में उदारता का पता चलता है। नेत्र संपर्क या नेत्र गति, आई मूवमेंट द्वारा संबंधों की घनिष्ठता का पता चलता है। पराभाषा, पैरालैंग्वेज, पराभाषा से तात्पर्य संचार द्वारा मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषताओं जैसे आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, स्वरमान आदि से होता है। इन विशेषताओं के आधार पर संचारक की अभिप्रेरणा एवं संवेग, मोटिवेशन एंड इमोशन का पता चलता है। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण प्रतिपुष्टि होती है। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण प्रतिपुष्टि है। प्रेषक, संकेत भाव, प्रेषण, माध्यम, प्राप्तकर्ता, कूटवाचक, प्रतिपुष्टि, ये पूरा क्रम है। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है अधोगामी संप्रेषण। बाकी क्या है? ऊर्ध्वगामी, अनौपचारिक, पार्श्विक। सही उत्तर अधोगामी। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। जब कोई संदेश उच्च वर्गीय प्रशासकों की ओर से अन्य कर्मचारियों या अधीनस्थों तक पहुंचता है तो इसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? तो सक्रिय श्रवण नहीं है। कौन कौन सी बाधा है? शोर, पूर्वाग्रह और अनुपयुक्त माध्यम। तो सक्रिय श्रवण के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की बाधा नहीं है, जबकि शोर, पूर्वाग्रह और अनुपयुक्त माध्यम संप्रेषण के लिए बाधक का कार्य करते हैं। अब तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता को हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।